Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. Guys, today I am going to give you the video of NCERT 12th class, second chapter, Lost Spring and Stories of a Stolen Childhood. इसका जो शीर्षक है वो है लॉस्ट स्प्रिंग और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी कि व्यक्ति की वह अवस्था, किसी भी बच्चे की वह अवस्था जब वो बचपन होता है, जब वो उसका बचपना रहता है, तो उस चीज़ के विषय में बतलाया गया है। इस कहानी में लेखिका ने इसमें वर्णन किया है कि कैसे एक बच्चे के बचपना को चुराया गया है। किसी भी परिस्थिति में वो उसकी जो भी परिस्थिति हो, वो शायद जो भी जिस भी परेशानी से वो गुज़र रहा हो, उसके वजह से उसके बचपन पर कैसा कुठाराघात किया गया है। सबसे पहले हम लोग ऑथर के विषय में पढ़ेंगे। तो लॉस्ट चाइल्ड is written by Annis Jung, who was born in 1964. Okay, and she was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. एनिस जंग जो है वो 1964 में उनका जन्म हुआ और लॉस्ट स्प्रिंग जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है। इनका जन्म राउरकेला में हुआ और इन्होंने अपना पूरा जीवन, अपना पूरा बचपन जो है इन्होंने और किशोरावस्था को इन्होंने हैदराबाद में ही बिताया। शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इन्होंने अपना एजुकेशन, अपनी शिक्षा दीक्षा जो है वो हैदराबाद में ली और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी ली। हर पेरेंट्स वेयर बोथ राइटर्स। इनके माता पिता दोनों ही लेखक थे। एनिस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया। एनिस जंग ने अपना करियर एक लेखक के रूप में इन्होंने अपना करियर कहाँ शुरू किया? तो भारत में ही शुरू किया। शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। कहा जा रहा है कि वो एक संपादक भी थी और कॉलम लिखती थी भारत के और विदेशों में बड़े बड़े अखबारों के अंदर। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारा बुक्स भी लिखा। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो फॉलोइंग पार्ट है हमारा, हम आगे पढ़ेंगे जो चैप्टर, वो उसका नाम ही है, वो उसका टाइटल ही है लॉस्ट स्प्रिंग, खोया हुआ बचपन। हियर सी अनलैशेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दिस चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ वो एनालिसिस करती हैं, वो एक्सप्लेन कर रही हैं कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी कैसे गरीबी जो है एक, और परंपरा जो है कोई किसी भी चीज़ की, वो कैसे एक विस्फोटक रूप धारण करता है एक बच्चे के लाइफ में और कैसी परिस्थितियों से वो गुजरता है। और ये इसमें ये जितने भी वर्ड्स हैं उससे हम लोग रूबरू होंगे आगे इस चैप्टर में जो हम लोग पढ़ेंगे। कहती है लेखिका कि इसमें सबसे पहले मैं आपको बतला दूं कि इसका 2 पार्ट है। पहला पार्ट मैं आपको फर्स्ट वीडियो में और सेकंड पार्ट मैं दूसरे वीडियो में बतलाऊंगी। इसमें लेखिका कहती हैं कि इसका मेन जो कैरेक्टर है, साहब है, उससे वो पूछती हैं, वो अपने आप में कह रहा है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज।
ओके, ये जो कहानी है एक कचरा चुनने वाला एक लड़का है, वो बतला रहा है अपने विषय में, बतलाता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे इस पर। वो कह रहा है कि कभी कभार मुझे गार्बेज में 1 रुपया मिल जाता है, ये उसके लिए बहुत खुशी की बात होती है। Why do you do this? I asked Saheb, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. एक दिन लेखिका जो है वो उस बच्चे से, जिसका नाम है साहेब, वो क्या करता है तो वो कचरा चुनता है। उससे वो पूछती है कि वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो, तुम ये काम क्यों करते हो। तो वो कहती है कि मैं इस बच्चे से हर सुबह वो इस बच्चे से एनकाउंटर होती है और वो देखती हैं कि ये बच्चा जो है ये गार्बेज डंप में, वो पड़ोस में जो गार्बेज डंप है उसमें ये कुछ ढूंढता है, एक गोल्ड ढूंढता है। गोल्ड का यहाँ मतलब है कि कोई भी कीमती वस्तु ये ढूंढते रहता है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब जो है वो अपना घर बहुत पहले ही छोड़ चुका है। सेट amidst the green fields of Dhaka, his house is not even a distant memory. अब जो है वो ग्रीन फील्ड, ढाका के ग्रीन फील्ड में वो रहता है और इसका घर जो था वो ढाका के ग्रीन फील्ड में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब इसका जो घर है जो था वो घर पहले वाला, वो इसके मेमोरी में वो है ही नहीं, उसको याद भी नहीं है कैसा घर था। There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him. कहती है लेखिका कि उसने कहा कि उसका जो घर था वो बहुत सारा स्टॉर्म्स जो है आंधी आया और वो उसे उड़ा कर ले गया, जैसा कि उसकी माँ उसे बोलती है। That's why they left looking for gold in the big city where he now lives. यही कारण है कि वो वहाँ से छोड़ के आ गई और इस बड़े शहर में गोल्ड के तलाश में, जहाँ वो अभी रह रही है। I have nothing else to do, he mutters, looking away. उसे देखते हुए वो कहता है, बच्चा कहता है साहब कि मेरे पास और कुछ करने के लिए नहीं है। Go to school, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. ये लेखिका उसे कहती है बच्चे को कि तब तुम स्कूल जाओ, लेकिन वो हिचकिचाहटली इसे कहती हैं। उन्हें ये बोलने में हिचकिचाहट भी हुआ, लेकिन बाद में ये रियलाइज़ करती हैं कि मैंने इतने जल्दी में मैंने इसे कैसा एडवाइस दे दिया। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, कि मेरे नेबरहुड में, मेरे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, अगर ऐसा कभी बनता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। ओके, इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, आई आस्क। लेखिका इसे पूछती हैं मजाक करते हुए कि क्या अगर मैं स्कूल खोलूँ तो क्या तुम आओगे। यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, वो हंसते हुए वो कहता है कि यस यस मैं आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। कुछ दिन के बाद क्या होता है तो वो बच्चा दौड़ते हुए इनके पास आता है और कहता है कि क्या आपका स्कूल जो है वो तैयार हो गया। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, आई से, embarrassed at having made a promise that was not meant. वो परेशान थी ऐसे प्रॉमिस का जो कि उसके लिए कोई मतलब नहीं था, जिस प्रॉमिस का वो परेशान थी, क्योंकि उस बच्चे ने उनसे पूछा कि क्या आपका स्कूल तैयार हो गया, तो उन्होंने वो जवाब देती है कि नहीं नहीं, इतना जल्दी स्कूल तो तैयार नहीं होता है। सो वो काफ़ी एम्बैरेस्ड थी इससे कि क्यों मैंने इस टाइप का ऐसा प्रॉमिस कर दिया। बट प्रॉमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, उसका जो वो खाली जो संसार था, या कहिए कि उसके अंदर में जो ये एक प्रॉमिस जो इन्होंने दे दिया कि मैं स्कूल खोलूँगी, उसके लिए एक क्या हो गया, एक लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ हिज ब्लिक वर्ल्ड, एक उसके दिमाग में एक चमक आ गया, एक जान डाल दिया कि ओह मैम स्कूल खोलेंगी और मैं उसमें जाऊंगा।
उसके दिमाग में, उसका जो खाली दिमाग था वो काफ़ी उस पर सोचने लगा था। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कुछ दिन के बाद, कुछ मंथ्स जानने के बाद, कुछ महीनों जानने के बाद मैंने उससे उसका नाम पूछा। साहिब ए आलम, ही अनाउंसेस, वो बोलता है कि ये साहिब ए आलम है उसका नाम। ही डज़ नॉट नो व्हाट इट मीन्स, वो नहीं जानता है कि इसका क्या मतलब होता है। इफ़ ही न्यू इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, अगर वो इसका मतलब जान जाए कि वो विश्व का भगवान होता है, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, उसको बहुत समय लगेगा इस पर विश्वास करने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या बतला रहा है, क्या शो कर रहा है, इससे वो अनभिज्ञ है, उसे पता नहीं है। ही रोम्स द स्ट्रीट्स विथ हिज फ्रेंड्स, गलियों में वो घूमते रहता है अपने दोस्तों के साथ। एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज़ who appear like the morning birds and disappear at noon, क्या है, एक खुले पैर वाला एक आर्मी के समान है जो कि एक ग्रुप में अपने दोस्तों के साथ वो घूमते रहता है। ऐसा लगता है मानो एक मॉर्निंग बर्ड्स हो, जो सुबह में, जो चिड़िया सुबह में आती है और दोपहर होते होते वो गायब हो जाती है। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीनों में ही मैंने सभी को पहचान लिया, जान ली। वाई आर नॉट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, उसमें से कुछ एक को वो पूछती हैं कि क्यों तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, ही आंसर सिंपली, वो ऐसे ही नॉर्मली वो जवाब दे देता है कि यार मेरी मम्मी जो है ना वो सेल्फ से निकाल के नहीं देती है, चप्पल नहीं निकालती है। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. दूसरा लड़का जो है, जो कि बिना मैच वाला एक शूज़ पहना हुआ था, एक छोटा था एक बड़ा था, वो कहता है कि अगर इसे निकाल के भी दे देगी ना तो ये उसे फेंक देगा। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. जब उस पर वो कुछ कमेंट्स करती हैं लेखिका तो वो अपने पैर को थोड़ा पीछे खींच लेता है। आई वॉन्ट शूज, सेड ए थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, कि मुझे भी एक पेयर शूज़ का चाहिए। तीसरा जो बच्चा था, लड़का था, वो बोलता है कि जो कि उसके पैर में कभी भी नहीं, उसे पूरे जीवन में जब तक का वो अभी जो बचपना वो जी रहा था उसमें, तब तक उसे कभी जूता, एक पेयर ऑफ शूज़ नहीं मिला था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, पूरे वर्ल्ड में, पूरे देश में यात्रा करने के बाद, आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट, लेखिका कहती हैं कि पूरे देश में यात्रा जो मैं जहाँ जहाँ मैं गई हूँ, ट्रैवल की हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे जो हैं वो खाली पैर चलते हैं। इन सिटीज़ ऑन विलेज रोड्स, शहरों में भी और गांव में सड़कों पर। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट ए ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट, कि यह सिर्फ पैसे की कमी के कारण नहीं है, पैसे की तंगी के कारण नहीं होता है ऐसा, ये एक इन लोगों में एक परंपरा सी बन गई है खाली पैर रहने की। इज़ वन एक्सप्लेनेशन, उनका ये एक्सप्लेनेशन था, वो ये बतला रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। आई वंडर इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन अवे ए परपिचुअल स्टेट ऑफ प्रॉपर्टी, वो कहती हैं कि मुझे भी आश्चर्य होता है कि यह सिर्फ एक एक्सक्यूज़ हुआ, पॉवर्टी को, गरीबी को, जो शाश्वत जो गरीबी है उसको छिपाने का और एक बहाना हुआ। ओके, गरीबी तो है ही, लेकिन ये उनकी आदतों में भी है ऐसा। आई रिमेंबर ए स्टोरी, कहती है कि मुझे एक कहानी याद आ रहा है। ए मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी, उडुपी में रहने वाला एक व्यक्ति जो मुझे बतला रहा था, मुझे कहानी सुना रहा था। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, जब वो बच्चा था तो वो बगल के टेम्पल में
स्कूल जाया करता था। वेयर हिज फादर वॉज ए प्रियस्ट, जहाँ उसके पिता जो थे वो प्रियस्ट थे, पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़। उस टेम्पल में वो रुकता था और वहाँ पर भगवान से वो एक जोड़ी जूते के विषय में प्रे करता था, मांगता था, भगवान को बोलता था। 30 years later, 30 वर्ष बीतने के बाद, आई विजिटेड हिज टाउन एंड द टेम्पल, मैं उस टाउन में, उस शहर में गई, घूमी, विच वॉज नाउ ड्रॉन्ड इन एन एयर ऑफ डिसोलेशन, जो कि क्या हो गया था, वो धूमिल हो गया था काफ़ी। डिसोलेशन इन द बैकयार्ड वेयर लिव द न्यू प्रियस्ट, उस टेम्पल के पीछे जो वो जो बैकयार्ड था, वहाँ पर नया जो पुजारी रहता था, देयर वेर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ क्या था, तो लाल और उजले कलर का प्लास्टिक चेयर्स था। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, एक लड़का जो कि ग्रे यूनिफॉर्म में पूरा पहना हुआ था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज़, क्या पहना हुआ था, वो सॉक्स पहना हुआ था और शूज़ पहना हुआ था। अराइव्ड पैंटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, वहाँ पर वो आता है और अपना स्कूल बैग जो है वो फेंक देता है उस फोल्डिंग बेड पर। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर्ड द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट ए पेयर ऑफ शूज़, उस बच्चे को देखते हुए इन्हें याद आता है वो जो दूसरा बच्चा था, उसके प्रेयर को, कि कैसे भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और लास्ट में इसे क्या मिला, तो ए पेयर ऑफ शूज़ मिल गया। लेट मी नेवर लॉस देम, कि वो कभी भी भुलाया नहीं, खोया नहीं जिसे। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, भगवान ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रियस्ट नाउ वोर शूज, वो जो लड़का था वो अब प्रियस्ट का जो वो सन था, अब वो जूता पहनता था। बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे रैग पिकर्स हैं मेरे पड़ोस में जिनको कि शूलेस नहीं है, जो कि शू के बिना ही हैं, शूलेस हैं। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, उनका जो ये चाहत था, उनका जो ये जिज्ञासा था कि जो भी रैग पिकर्स थे जो कि नंगे पांव रहते थे, इनको कहाँ ले गया, तो सीमापुरी ए प्लेस है, ए प्लेस ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, दिल्ली के आसपास ही एक प्लेस है जो कि कहा जाए तो ये दिल्ली से काफ़ी दूर है, मेटाफोरिकली, जैसा कि कहा जाता है। दोज हु लिव हियर आर स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश बैक इन 1971, वो लोग जो यहाँ रह रहे हैं वो सभी क्या हैं, तो स्क्वैटर्स हैं। स्क्वैटर्स मीन्स क्या होता है, जो कि अस्थाई जीवन जो व्यतीत करते हैं, जिनका कोई अस्थायित्व नहीं होता है, जिनका कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों है ये, तो जो ये लोग जो हैं सो ये बांग्लादेश से 1971 में ये लोग बांग्लादेश से यहाँ पर आकर रहने लगे। साहेब्स फैमिली इज़ अमंग देम, और साहेब का फैमिली भी इसी में से एक है। सीमापुरी वॉज देन ए वाइल्डरनेस, उस समय सीमापुर जो था वो बिल्कुल खाली था। इट स्टिल इज़ बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, अभी भी है लेकिन अब खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड विथ रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, कहती है लेखिका कि अब वो खाली नहीं है, उसमें वहाँ पर क्या है, तो मड यानी कि मिट्टी से बना हुआ घर है, और रूफ जो है वो टीना है उसमें, और टारपोलिन यानी कि तिरपाल का भी से बना हुआ घर है, जो कि किन असुविधाओं से घिरा हुआ है, तो डिवाइड ऑफ सीवेज है, ड्रेनेज है और रनिंग वाटर। लिव 10,000 रैग पिकर्स, वहाँ पर इन सभी कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर, और वहाँ पर 10,000 से के लगभग रैग पिकर्स जो है वहाँ रहते हैं।
दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। बिना किसी पहचान के वो लोग यहाँ पर 30 वर्ष से रह रहे हैं, विदाउट परमिट्स, बिना परमिशन के, बट विथ राशन कार्ड्स दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स। लेकिन राशन कार्ड पर इनका नाम होने के कारण, वोटिंग करने के कारण वो क्या है, तो वोटर लिस्ट में इनका नाम है, और इसी के कारण इनको क्या हो जाता है, तो ग्रेन मिल जाता है, अनाज मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी। कहा जा रहा है कि भोजन जो है वो तो ज़्यादा ज़रूरी है जीने के लिए। किसी की पहचान से ज़्यादा ज़रूरी है कि वो उसका पेट कितना भरा हुआ है, कितना वो खा रहा है सर्वाइव करने के लिए। ओके, इफ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज एंड गो टू बेड विदाउट एन aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain, say a group of women in tattered sarees when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers। लेखिका कहती हैं कि एक बार मैंने कुछ ग्रुप ऑफ वुमेन से पूछा कि क्यों उन्होंने अपने सुंदर घर को, हरे भरे घरों को छोड़कर यहाँ आ गई। तो वो कहती है कि वो सभी ग्रुप में जो वुमेन थी वो सभी बोलती हैं कि हमारे लिए दिन का जो लास्ट होता है, दिन का जो लास्ट पहर होता है, यानी कि रात होता है और शाम होता है, अगर उसमें भरपेट भोजन मिल जाए तो वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, वही हमारा लाइफ बन जाता है और वहीं पर हम अपना घर बसा लेते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। और यहाँ लेखिका कहती हैं कि वेर एवर दे फाइंड फूड, जहाँ कहीं भी वो उनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स दैट बिकम ट्रांजिट होम्स, कि वो अपना टेंट जो है वहाँ गाड़ देते हैं और वहीं पर वही उसका घर हो जाता है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे वहाँ बड़े होते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, जीने के लिए बहुत सारे पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में रहने का मतलब है कि वो रैग पिकिंग पिकर ही होगा। थ्रू द ईयर्स, सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ ए फाइन आर्ट। सालों से ये क्या हो गया, एक फाइन आर्ट का जरिया बन गया। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, उनके लिए कचरा जो है वो उनके लिए गोल्ड के समान है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ए रूफ ओवर देयर हेड्स, वो उनका क्या है, तो प्रत्येक दिन रोटी कमाने का जरिया है, एक छत है उनके लिए। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, चाहे वो छत चूता ही क्यों ना हो, उससे पानी ही क्यों नहीं नीचे आता हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, और बच्चे के लिए तो ये और भी बहुत ज़्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी, इवन ए 10 रुपी नोट, साहेब सेज हिज आइज लाइटनिंग अप। साहब, लेखिका जब उनसे बात करती है तो साहब कहता है कि मुझे कभी कभी ना, मुझे 10 रुपीज़ भी मिल जाता है, और ये काफ़ी वो उत्साह से उस बात को वो बोलता है, काफ़ी खुश होकर के। व्हेन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्ट्रगलिंग फॉर देयर इज़ होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि अगर तुमको इसमें गोल्ड भी मिल जाए इस गार्बेज में, तो तुम अपना ये काम नहीं छोड़ोगे, क्योंकि तुमको ये आशा रहेगा कि नहीं और इसमें मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। ये बतलाता है, ये कहता है कि ये जो बच्चों के लिए जो ये गार्बेज का जो मतलब है वो कुछ दूसरा है, और पेरेंट्स के लिए उसका मतलब दूसरा है। बच्चे उसमें अपना आनंद ढूंढ रहे हैं, खुशी ढूंढते हैं। ओके, फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल। बच्चे के लिए क्या है, ये एक रैप्ड है, आश्चर्यजनक चीज़ है, लपेटा हुआ एक आश्चर्यजनक वस्तु है इसमें, इस गार्बेज में, जिसे वो ढूंढते हैं। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए क्या है, ये मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, जीने का एक रास्ता है। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहेब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब।
एक जाड़े की सुबह मैंने देखा कि साहब जो है वो खड़ा है एक फेंस्ड गेट के पास, पड़ोस के क्लब में, वॉचिंग टू यंग मैन ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। वो दो लोग जो हैं वो वाइट ड्रेस में हैं और प्लेइंग टेनिस खेल रहे हैं। आई लाइक द गेम, ही हम्स, कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस। वो बाहर से ही उसे देखते हुए कहता है कि मैं इस गेम को बहुत पसंद करता हूँ, अपने आप में बोलता है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स। अगर कोई नहीं हो तो मैं भी अंदर चले जाऊँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। अगर गेट कीपर जो है उसे स्विंग की तरह जो है उसे अंदर अगर ले जाए तो मैं भी इसमें चले जाऊँ। साहेब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहेब जो पहना हुआ था वो टेनिस शूज़ जो था वो काफ़ी स्ट्रेंज दिख रहा था, ओके, अजीबोगरीब दिख रहा था। उसका जो वो डिस्कलर्ड बिना मैचिंग वाला शर्ट और शॉर्ट्स था उस पर वो बिल्कुल अजीब दिख रहा था। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। वो बतलाते हुए बोलता है कि किसी ने उसे दिया है, ये गिफ्ट किया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय। वास्तव में वो क्या था, तो किसी धनी बच्चे का वो शूज़ था। who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them। शायद वो इसे पहनने से इनकार कर दिया हो क्योंकि उसके दूसरे वाले जूते में क्या था, एक होल था बड़ा सा। डज नॉट बॉदर हिम, जो कि इसके लिए, इस साहब के लिए कोई माने नहीं रखता था। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट इवन शूज़ विथ ए होल इन इज़ ए ड्रीम कम ट्रू। कि जो बच्चा खाली पैर घूमता था उसे अगर एक छिद्र वाला भी अगर शूज़ मिल गया तो ये तो उसके लिए क्या है, एक सपना पूरा होने जैसा है। बट द गेम इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रिच। लेकिन जो गेम वो देख रहा था ये तो उसके पहुंच से काफ़ी बाहर था। दिस मॉर्निंग साहब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज की सुबह वो लेखिका देख रही हैं कि साहब जो है वो मिल्क बूथ की ओर जा रहा है। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में क्या है, तो एक स्टील का कैनिस्टर है। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द डिस्टेंस। कहता है कि मैं, वो लेखिका को कहता है कि मैं एक टी स्टॉल में काम करने लगा हूँ जो कि कुछ ही दूरी पर है। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। मुझे 800 रुपया भी दिया जाता है और भोजन भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसका फेस जो था वो, जैसा मैंने देखा, लेखिका जैसा कहती हैं कि वो वैसा नहीं था जैसे पहले हुआ करता था, जिसमें वो कैसा था, वो बिल्कुल केयर फ्री होता था, केयरलेस होता था। ओके, द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर। कहती हैं कि वो जो स्टील कैनिस्टर था वो काफ़ी हैवियर था उस प्लास्टिक के बैग से जो कि वो हमेशा अपने कंधे पर ढोता था। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो बैग जो था वो क्या था, वो उसका था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और ये जो कैनिस्टर है जो उसके हाथ में है वो दूसरे का है, उस टी शॉप वाले का है। साहब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। और साहब जो है ये इसका, वो उसका मालिक नहीं है। वो जो काम करता था पहले रैग पिकर्स वाला, वो उसका खुद का काम था और अब वो किसी के अंडर में काम करता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग and in next video I will provide you its second part. Okay, thanks.